Good morning, students. I am Mohan Mishra, your history teacher, and I am going to teach you history of class 9th, chapter 1st, section 2nd, the outbreak of the revolution, क्रांति की शुरुआत। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कौन कौन से कॉजेज डेवलप हुए, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। प्रीवियस सेक्शंस में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रीवियस सेक्शंस में हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन ऑफ बास्टील के बारे में पढ़ा, किस तरह बास्टील को ध्वस्त किया गया। इसके बाद लुईस 16 का एसेसिनेशन जो हुआ, फ्रांस का किंग लुईस 16 बना, वह हमने पढ़ा। फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन जो 3 स्टेट्स ऑफ में हुआ था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट्स में, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स और पुअर पीपुल में, ये हमने पढ़ा। डिफरेंट टैक्सेस जो पेड किए जाते थे थर्ड स्टेट्स के द्वारा, थर्ड स्टेट की जो कंडीशंस क्या थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस हुआ, मिडिल क्लास का जो इमर्जेंस हुआ फ्रांस में, उसको पढ़ा। किस तरह से एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थे, विशेषाधिकार जो दिए गए थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के को, इसको समाप्त करने की आवाज उठी। फिलोसफर्स के आइडियाज किस तरह फ्रांस में आए, फिर फिलोसफर्स के आइडिया का इम्पैक्ट फ्रेंच सोसाइटी पर क्या पड़ा, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में पढ़ा। वी हैव स्टडीज ड्यू टू सम रीजंस Louis XVI had to increase taxes in France. Now we have looked that what were those reasons due to which Louis XVI increased taxes in France, or we can revise the reasons. We will revise the reasons why Louis XVI going to impose taxes in France. The first reason, the long years of war. चूंकि फ्रांस लंबे समय से अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रीज से वार लड़ रहा था, यह बहुत बड़ा कारण था उसके वर्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन का, और इस वर्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए उसे टैक्स को बढ़ाना आवश्यक हो गया था। दूसरे, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने जब अपने 13 कॉलोनीज के इंडिपेंडेंस के लिए वार शुरू किया ब्रिटेन के साथ, तो चूंकि ब्रिटेन फ्रांस का कॉमन एनिमीज था, इस कारण से फ्रांस ने अमेरिका को फिनेंशियल हेल्प दिया, वित्तीय सहायता दिया, और इस वित्तीय सहायता के कारण फ्रांस पर एक्स्ट्रा इकोनॉमिकल बर्डन आया, अतिरिक्त वित्तीय बोझ आया, और इस कारण से भी उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसे कर बढ़ाना आवश्यक हुआ। नेक्स्ट, जो कर्ज स्टेट्स के द्वारा लिए गए थे डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, डिफरेंट फिनेंशियल अरेंजमेंट के लिए जो कर इन्हें लेना पड़ा था, करदाताओं ने, ऋणदाताओं ने, डेप्टर्स जो थे, उन्होंने जो इन्हें कर्ज दिया था, उन लोगों ने इनसे अधिक इंटरेस्ट रेट मांगना शुरू किया, और यह भी कारण बना इनके वर्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन का। नेक्स्ट, फॉल्टी सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन की गलत, दोषपूर्ण जो नीति थी, उसके कारण भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। फ्रांस के फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, जो रिसोर्सेज रिच थे, जो साधन संपन्न थे, जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स स्टेट को पे कर सकते थे, उन्हें टैक्स देने से छूट दे दी गई, उन्हें टैक्स से मुक्त कर दिया गया, और संसाधन विहीन जो वर्ग था फ्रांस का, उस पर टैक्स का सारा बर्डन लाद दिया गया। यह भी फ्रांस के आर्थिक
स्थिति के खराब होने या वर्स्ट इकोनॉमिकल कंडीशन का एक कॉज बना। ये सभी रीजंस थे जिसके कारण किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का डिसीजन लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि फ्रांस में, ओल्ड रिजाइम फ्रांस में, जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने ओल्ड रिजाइम्स के बारे में पढ़ा है, 1789 से पहले फ्रेंच सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को ओल्ड रिजाइम के नाम से जाना जाता था। तो ओल्ड रिजाइम में टैक्स बढ़ाने का किसके पास अधिकार था? दैट मीन्स हु हैड पावर टू इंक्रीज टैक्सेस इन फ्रांस। फ्रांस में अब टैक्स बढ़ाने का किसको पावर था? तो ओल्ड रिजाइम में किंग को, मोनार्क को अकेले टैक्स बढ़ाने का कोई पावर नहीं था। इसके लिए फ्रांस में तीनों स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव्स का एक इंस्टीट्यूशन था, एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसे स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता था। उस स्टेट जनरल को फ्रांस में नए टैक्स लगाने का, न्यू टैक्स इंपोज करने का अधिकार था। यहां पर मोनार्क को यह पावर था कि वह कभी भी इस स्टेट जनरल या इस पॉलिटिकल बॉडी का मीटिंग कॉल करे और मीटिंग में नए टैक्स के प्रपोजल को रखे। फिर यह स्टेट जनरल के ऊपर था कि इस प्रपोजल को पास करे या फिर रिजेक्ट करे। इससे पहले 1789 में जो मीटिंग हुई, 5 में 1789 को मीटिंग बुलाई गई लुई 16 के द्वारा नया टैक्स इंपोज करने के लिए। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी फ्रांस में वह 1614 में हुई थी। तो 1614 में द स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी और यह निश्चित है कि 16 टैक्स इंपोज करने का पावर स्टेट जनरल को था। इससे क्लियर होता है कि 1614 के बाद फ्रांस में किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया गया था, किसी नए टैक्स को इंपोज नहीं किया गया था। यह भी फ्रांस के वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन का एक कारण था। जनरल की चर्चा हुई। स्टेट जनरल का डिफिनीशन एक बार और हम लोग देखें। स्टेट जनरल फ्रांस का वह पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें जो फ्रांस के तीनों सोसाइटी, तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के मिलने से बनता था। If you want to define it, then you will have to give its definition as the State General was a political body of the representatives of all three states of the French society. Now we have to discuss about the meeting which was called by Louis XVI on 5th May, on 5 May 1789 to impose new taxes or to keep the proposal of new taxes. To impose new taxes, Louis XVI called the meeting of the States General on 5 May 1789. When we see, अगर हम देखते हैं स्टेट जनरल के मीटिंग के स्ट्रक्चर को देखते हैं, द स्टेट जनरल representatives of first state, representatives of second state, 600
representatives of third state. When Louis XVI called the meeting of States General to impose new taxes, all states sent their representatives according to the rule, in which 300 representatives were sent by first state, 300 representatives were sent by second state, and 600 representatives were sent by थर्ड स्टेट। यानी कि इस स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई, इसके लिए वारसाय में एक भव्य सभागार, भव्य हॉल का निर्माण कराया गया लुई 16 के द्वारा, और इसी वारसाय के हॉल में स्टेट जनरल की मीटिंग कॉल की गई। जब स्टेट जनरल की मीटिंग कॉल की गई तो फर्स्ट स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, सेकेंड स्टेट ने भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, और थर्ड स्टेट ने अपने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठने की क्या व्यवस्था थी, किस तरह इनको अरेंज किया गया था? तो रो वाइज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट्स, ये आमने सामने बैठ गए। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इस हॉल में आमने सामने बैठे। थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे स्टैंडिंग पोजीशन में रहे दोनों तरफ से। थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स तो थर्ड स्टेट के मीटिंग जब शुरू हुई तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स जो ईच स्टेट से आए, ये आमने सामने बैठे। 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड स्टेट से आए, वो दोनों के पीछे दोनों तरफ से खड़े हो गए। दैट मीन्स इन्हें बैठने की व्यवस्था, इनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी। थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स इस स्टेट जनरल के मीटिंग में पहुंचे थे, वो मेनली एडुकेटेड और प्रोस्पेरस सेक्शन के, थर्ड स्टेट के ही एडुकेटेड और प्रोस्पेरस सेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। चूंकि महिलाओं, कृषकों, कामगारों, आर्टिजन्स, पीजेंट्स एंड वुमेन के लिए पहले से ही स्टेट जनरल के मीटिंग में एंट्री बैन कर दिया गया था। हालांकि ये जो डाउन ट्रोडन क्लास थे, दबे कुचले कृषक, कामगार और महिलाओं का जो क्लास था, इनके डिमांड्स को, इनके ग्रीवांसेस को लगभग 40,000 लेटर्स के रूप में इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर गए। डिस्कस द वोटिंग सिस्टम ऑफ द स्टेट जनरल। द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय लुई 16। The meeting of State General was called by Louis XVI to pass the proposal of new taxes. So we have to know, we have to study the voting system of the State General. Previously, पहले से जो वोटिंग सिस्टम चली आ रही थी, प्रीवियस सिस्टम जो वोटिंग था स्टेट जनरल में, हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार दिया गया था। फर्स्ट स्टेट को एक वोट, सेकेंड स्टेट को एक वोट और थर्ड स्टेट को एक वोट देने का अधिकार दिया गया था। चूंकि फ्रांस में फिलोसफर के आइडिया से लोग जागृत हो चुके थे, फिलोसफर्स के आइडिया से लोग प्रभावित हो चुके थे,
और फ्रांस का एक फिलोसफर रूसो ने अपने बुक सोशल कॉन्टेक्ट में डेमोक्रेटिक आइडिया को पॉपुलेशन के सामने लाया था और इससे लोग डेमोक्रेटिक आइडिया से काफी प्रभावित थे। इस कारण से इस बार थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वोटिंग सिस्टम में चेंज की मांग की और इनका यह मांग हुआ कि हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का अधिकार दिया जाए। चूंकि इनको ऐसा अनुमान था कि अगर रिप्रेजेंटेटिव वाइज वोटिंग हो, हर प्रतिनिधि को, हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने की अधिकार दी जाए, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर 600 वोट्स होते हैं और थर्ड स्टेट का अकेले ही 600 वोट्स थे। कुछ ऐसे भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के मेंबर्स थे जो कहीं ना कहीं से सहानुभूति रखते थे थर्ड स्टेट के साथ। तो कहीं ना कहीं से थर्ड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा अनुमान हो रहा था कि अगर एक दो वोट भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का इन्हें मिल जाता तो इस स्टेट जनरल के वोटिंग में इनकी बहुमत होती, इनकी जीत होती। और इस कारण से इन्होंने वोटिंग सिस्टम में चेंज की मांग की, परिवर्तन का मांग किया। लेकिन लुईस 16 वोटिंग सिस्टम को चेंज करने के बाद परिणाम से अवगत था, परिणाम को जानता था और इस कारण से वह डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था पहले के वोटिंग सिस्टम को लागू रखने के लिए। और इसलिए थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रपोजल को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लुईस 16 ने रिजेक्ट किया। इस प्रोटेस्ट में थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे असेंबली से वॉकआउट कर गए, विरोध में असेंबली छोड़कर बाहर चले गए। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली फॉर्म बाय द पीपल, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट who walk out from the meeting of States General in the protest. Since 90% population of France were in the third state, so the representatives of third state viewed themselves as the spokesmen of France. ये अपने को फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे और इसके पीछे यह कारण था कि फ्रांस की 90% जो जनसंख्या थी वह थर्ड स्टेट से आती थी। 20 जून 1789 ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वार्साय के इंडो टेनिस ग्राउंड में एकत्र हुए। वार्साय के टेनिस ग्राउंड में एकत्र होके अपने को इन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। यानी कि 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट्स। इन्होंने इस नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन के समय कुछ शपथ लिया और इसमें इन्होंने ये शपथ लिया कि इस नेशनल असेंबली को तब तक डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक भंग नहीं किया जाएगा जब तक एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्ट पूरी न कर ली जाए जिस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से फ्रांस के किंग के पावर को लिमिट किया जा सके। तो यहां पर इन्होंने फ्रांस के किंग के जो अनलिमिटेड पावर थे उसको लिमिट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का इन्होंने शपथ लिया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो लीड कर रहे थे, यहाँ पर जो लीडर्स थे इनके, वो दो थे, मुख्य रूप से दो थे, एक मिराबो और दूसरा अब्बेसी। मिराबो नोबल फैमिली में जन्मे हुए थे। ये सेकेंड स्टेट में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से जो प्रिविलेजेस की सिस्टम थी उसके ये विरोधी थे। ये पावरफुल स्पीकर्स थे, पावरफुल ओरेटर्स थे, शक्तिशाली वक्ता थे और इन्होंने
वारसाय में एकत्र भीड़ के सामने शक्तिशाली भाषण भी दिए। दूसरा, अब्बेसिये की बात जब आती है तो अब्बेसिये प्रिस्ट फैमिली में जन्मे थे, यानी कि फर्स्ट स्टेट से ये होते थे। लेकिन जिस तरह मिराबो विशेषाधिकारों के विरोधी थे, उसी तरह ये भी विशेषाधिकारों के विरोधी थे। इन्होंने भी एक प्रभावकारी पुस्तक लिखी, चित्रलेख इन्होंने लिखा, जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स। अब जो इस सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक्स बचे, हम लोग उसको अगले क्लास में, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसी रोज आपको दिए